हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। पिछले कई लेक्चर्स में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पर डिफरेंट टाइप के डिफरेंशिएशन फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट किया था और उसमें डिफरेंट सिचुएशन पर हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा था। अलग अलग कंडीशन में कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। आज हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। ये कंसेप्ट हैं, नंबर एक है रॉल्स थ्योरम और दूसरा जो हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं यहाँ पर ये है मीन वैल्यू थ्योरम MVT, जिसको हम लाग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट्स हमें यहाँ पर सीखने हैं। इन दोनों कंसेप्ट को सीखने के लिए हमें जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वो कई सारे प्री रिक्विजिट की आवश्यकता है, पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो कौन कौन से बिंदु हैं जो रॉल थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम को सही ढंग से वेरीफाई करने के लिए हमें ज़रूरी पड़ेंगे, तो उनको हम यहाँ पर शॉर्ट में एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद तब जा करके हम रॉल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो ये कौन कौन पॉइंट हैं जो यहाँ आवश्यकता पड़ जाएगी हमको। तो ये 7 पॉइंट्स दिए हैं, देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट्स। इन 7 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है continuity of y is equal to fx in a closed interval, यानी कि जो फंक्शन fx है वो क्लोज्ड इंटरवल AB में कंटिन्यूस होगा। इसका क्या मीनिंग है और कैसे कंटिन्यूटी को हम लोग चेक करते हैं, ये हमें यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा कंसेप्ट है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इन ओपन इंटरवल AB। किसी फंक्शन fx की ओपन इंटरवल AB में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक होती है, इसका क्या मीनिंग है। थर्ड जो यहाँ पर यूज होने वाला कंसेप्ट है अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि एक जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है और पॉलिनोमियल फंक्शन x की सारी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे ये हमें पता चलता है कि ये कंटिन्यूअस है x के सारे रियल वैल्यूज के लिए और सारी रियल वैल्यूज के लिए ये डिफरेंशिएबल भी होता है। फोर्थ कंसेप्ट जो यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ने वाली है स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का स्लोप क्या होता है। कोई लाइन है तो उस लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका भी कंसेप्ट यहाँ पर रॉल थ्योरम में, लाग्रांज थ्योरम में यूज होने वाला है। तो स्लोप m इजिकल टू टेन साई इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्लोप एंड dy dx और f डैश x, यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट और लाइन के स्लोप में, टेंजेंट लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन है। फंक्शन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट और उसके dy dx में क्या रिलेशन है, ये भी डिस्कस किया जाएगा। सिक्स्थ है स्लोप ऑफ सीकेंट एंड टेंजेंट। सीकेंट और टेंजेंट का स्लोप, सीकेंट होती है किसी कर्व को 2 पॉइंट पर काटते हुए जो जाती है लाइन, उसको सीकेंट कहते हैं। किसी कर्व को 2 पॉइंट पर काटते हुए लाइन जाएगी तो सीकेंट होगी, और उसी कर्व को केवल 1 पॉइंट पर टच करते हुए लाइन जाएगी तो वो टेंजेंट होगी। एक्चुअली सीकेंट जो है, सीकेंट का जो लिमिटिंग केस है वही टेंजेंट होता है, इसलिए टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सेवंथ जो लास्ट कंसेप्ट हमें ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, व्हाट विल हैपन टू f डैश x। f डैश x का क्या होगा इफ़ fx सच दैट क्लोज्ड इंटरवल AB मैप्स टू R। यदि किसी क्लोज्ड इंटरवल में जो डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, उसमें fa इजिकल टू FB हो जाए। ये बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री A है, अपर बाउंड B है, तो लोअर बाउंड पर फंक्शन की वैल्यू fa है, अपर बाउंड B पर फंक्शन की वैल्यू FB है। यदि अपर बाउंड पर फंक्शन की वैल्यू और लोअर बाउंड पर फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं तो f डैश x का क्या होगा। तो ये 7 कंसेप्ट्स को हमें 1 बाय 1 यहाँ पर शॉर्ट डिस्कस करना पड़ेगा, तब जा करके ही हम इनका बेस लेकर के रॉल थ्योरम और लाग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस यहाँ पर कर पाएंगे। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल। तो हमें पता है जैसे कोई फंक्शन f(x) है, y इजिकल टू f(x),
ये फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कैसे होता है, x इजिकल टू ए पर ये कंटिन्यूस होगा। कब होगा x इजिकल टू ए पर कंटिन्यूस, अगर इसकी x इजिकल टू ए पर लेफ्ट लिमिट का मतलब हुआ लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस पर fx की वैल्यू, इसका मीनिंग हुआ लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर f a माइनस h, ये वैल्यू और लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस पर fx की वैल्यू, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर f a प्लस h की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए, x इजिकल टू a पर डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तब वो पॉइंट a पर कंटिन्यूटी मानी जाती है। कोई फंक्शन पॉइंट a x इजिकल टू a पर तभी कंटिन्यूस होगा जब x इजिकल टू a पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और x इजिकल टू a पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को नोट करते हैं x टेंडिंग टू a माइनस पर fx, या इसको हम h टेंडिंग टू 0 पर fa माइनस h से भी नोट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस पर fx या लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर fa माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस पर fx या लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर fa प्लस h, ऐसे भी राइट हैंड लिमिट को लिखा जा सकता है। तो यदि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आती हैं x इज इक्वल टू a पर, और वो लिमिट किसके इक्वल आती हैं, फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू, फंक्शन में x इज इक्वल टू a डायरेक्ट रख दीजिए fa, तो fa के इक्वल आती हैं। लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू fa, राइट लिमिट इज ऑल्सो इज इक्वल टू fa। जब तीनों लिमिट सेम होती हैं, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तब हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हुआ। लेकिन अब पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी, y इज इक्वल टू एफ एक्स है और हमारे पास है इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। तो इस पूरे इंटरवल पर हम कैसे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू a जो लोअर बाउंड है और x इज इक्वल टू b जो अपर बाउंड है, लोअर बाउंड के पॉइंट पर फंक्शन की राइट लिमिट डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस पर fx की वैल्यू, जिसे आप कह सकते हैं लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर fa प्लस h, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस पर fx की वैल्यू, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर fa प्लस h की वैल्यू। ये राइट लिमिट है और यह राइट लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, डायरेक्ट fa के इक्वल होनी चाहिए। हम पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूटी करने के लिए ए पॉइंट पर क्या होगा, हमने कहा ए पॉइंट पर राइट लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस पर fx यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर fa प्लस h, ये वैल्यू fa के इक्वल होनी चाहिए। और b जो अपर बाउंड है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस पर fx, लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस पर fx, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर fb माइनस h। ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट b के इक्वल होनी चाहिए। तो लोअर बाउंड a पर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस पर fx इज इक्वल टू fa होना चाहिए। तो लोअर बाउंड पर राइट हैंड लिमिट जो होगी a पर वो fa के इक्वल होनी चाहिए। अपर बाउंड b पर जो लेफ्ट लिमिट होगी, क्योंकि b से आगे नहीं जाना है फंक्शन ने, ये b से पीछे है, पीछे को जाएगा, तो इसलिए b पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट b x टेंडिंग टू b माइनस पर fx यानी कि लेफ्ट लिमिट b पर, दिस मस्ट बी इज इक्वल टू fb। तो b पर कंटिन्यूटी चेक होगी। तो a पर कंटिन्यूटी का मतलब a पर राइट हैंड लिमिट fa के इक्वल होनी चाहिए, b पर कंटिन्यूटी का मतलब b पर लेफ्ट हैंड लिमिट fb के इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ये दोनों बाउंड्री पॉइंट, लोअर बाउंड और अपर बाउंड्री पर हमने इनको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बताया कि लोअर बाउंड पर राइट लिमिट fa के बराबर हो, अपर बाउंड b पर जो है वो लेफ्ट लिमिट जो है fb माइनस पर fx fb के बराबर हो, और a और b के बीच कोई पॉइंट c जो है, जैसे a और b के बीच पॉइंट हो c, तो उस c पॉइंट पर,
क्योंकि हम बाउंड्री पर तो बता दे रहे हैं ए पर ऐसे चेक होगा, बी पर ऐसे चेक होगा, लेकिन ए और बी के बीच कोई पॉइंट सी है, ए लेस देन सी लेस देन बी, सी पॉइंट ले लीजिए ए और बी के बीच, उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी? उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक होगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस पर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस पर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये पॉइंट होगा। तो इस तरीके से ये इन दोनों के बीच के किसी जनरल पॉइंट पर कंटिन्यूटी का मतलब हुआ। अब पूरे इंटरवल की कंटिन्यूटी का मीनिंग हुआ कि लोअर बाउंड ए पर राइट लिमिट एफ ए के इक्वल होनी चाहिए, अपर बाउंड बी पर लेफ्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस पर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ए और बी के बीच कोई पॉइंट अगर सी है, ए लेस देन सी लेस देन बी है, तो सी पर लेफ्ट लिमिट, सी पर राइट लिमिट, ये दोनों लिमिट इक्वल होनी चाहिए और वो एफ सी के डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जब चेक हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि हाँ ये पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है। लोअर बाउंड्री पर राइट लिमिट एफ ए है, अपर बाउंड्री पर लेफ्ट लिमिट एफ बी है, और दोनों के बीच के किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हैं और दोनों एफ सी के इक्वल हैं, तो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी हो जाती है। तो ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट ऐसे ही चेक किया जाता है, पॉइंट पर कैसे चेक होता है और इंटरवल में कैसे चेक होता है, ये हमने जाना और रिवाइज किया इसको। सेकेंड कंसेप्ट जो हमने रिवाइज करना है यहाँ पर, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इन एन ओपन इंटरवल। तो किसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक होती है? ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग ये है, जैसे ए बी का ओपन इंटरवल है तो एक पॉइंट सी ले लीजिए, सी ऐसा होना चाहिए जो ए से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा, तो ये सी पॉइंट ए बी इंटरवल के अंदर है। इस सी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी पॉइंट पर फंक्शन एफ एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो वो कैसे निकलता है? लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये फार्मूला था कि x इज इक्वल टू सी पर एफ एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव होता है राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो ए और बी के बीच कोई सी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये, राइट हैंड डेरिवेटिव ये है। डिफरेंशिएबल सी पर तब माना जाएगा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी if left hand derivative is equal to right hand derivative, meaning limit x tending to limit h tending to 0 पर f c minus h minus f c upon h is equal to limit h is tending to 0 f of c plus h माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग है कि इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी का, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग है कि अगर उस ओपन इंटरवल के अंदर पॉइंट सी ले लो और उस सी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सी पॉइंट पर राइट हैंड का डेरिवेटिव, ये दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए और दोनों की वैल्यू लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव उस सी पॉइंट पर दोनों डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए, तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इक्वल डेरिवेटिव होने का मीनिंग ये है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूनिक है, दो अलग अलग डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, यूनिक है, क्योंकि लेफ्ट से लो तब भी वही चीज़ मिलेगा और राइट से लोगे तो तब भी वही डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा। मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज यूनिक, डी वाई डी एक्स इज यूनिक। अगर यूनिक डी वाई डी एक्स आता है, चाहे लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो, यू आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स, then you say that
द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो इसलिए ए बी के बीच किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर देते हैं कि भाई राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव फाइनाइट है या नहीं है, और दोनों की वैल्यू आइडेंटिकल है या नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबिलिटी इससे चेक हो जाती है लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के द्वारा। तीसरा कंसेप्ट जो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है वो हम लोग कैसे कर, तीसरा लिखा है अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है और वो डिफरेंशिएबल भी होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और वह डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इस कंसेप्ट को अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये भी वहाँ पर जो है कंटिन्यूटी वाले में, लिमिट और कंटिन्यूटी में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और हम इसको एज ए रूल यूज़ कर रहे थे। जहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा था हम उसको किसी लॉन्ग मेथड से उसका लिमिट नहीं निकाल लेते, हम डायरेक्ट कह रहे थे इसकी थ्योरम है और इसलिए हम थ्योरम के बेस पर डायरेक्ट पॉलिनोमियल की लिमिट रख दे रहे थे। तो यहाँ पर हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये हम कैसे जानते हैं कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन सारे रियल नंबर वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूअस भी होते हैं और वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो उसके लिए एक पॉलिनोमियल फंक्शन को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। देखिए सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू है, देखिए ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन इंटू एक्स पावर एन। ये एक पॉलिनोमियल है। अब पहली बात तो ये है कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल एक्स की सारी पावर, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 3 है, ऐसे बढ़ता जाएगा, एक्स पावर n है। तो जो सारे पावर है ना, जैसे देखिए मैं ये आपको एक सेट बता रहा हूँ, ये एक नंबर लाइन में मैं इंटीजर को शो कर रहा हूँ। ये 0 है, ये +1 है, ये +2, ये +3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, -∞ से +∞ इंटीजर का सेट है। और इंटीजर के सेट को हम लोग किससे शो करते हैं, हम इसको z सिंबल से शो करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय सिंबल z, ये z सिंबल है। तो इस इंटीजर सेट में इधर के जो इंटीजर हैं ये नेगेटिव इंटीजर हैं, सारे नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव इंटीजर हैं। और इधर जो है ये 0 भी और 0 के साथ आगे को भी, ये नेगेटिव तो कोई नहीं है इनमें, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर नंबर लाइन में जब इंटीजर शो किया जाता है तो 0 के लेफ्ट पे सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और 0 को भी इंक्लूड करना है। 0 नेगेटिव नहीं है और 0 पॉजिटिव भी नहीं है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ब्रिज है वो, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का ब्रिज है खुद 0, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। लेकिन 0 और 0 के राइट में जितने भी इंटीजर हैं, 0 इंक्लूडिंग और 0 के राइट के इंटीजर, ये जो हैं इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, 0 भी नेगेटिव नहीं है। तो ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव को अच्छी तरह जानना है। नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव न होना। नेगेटिव नहीं है तो क्या है फिर, या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव मीन्स आइदर 0 और पॉजिटिव। तो यहाँ x की पावर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर जहाँ होंगे वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल इज दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए यहाँ वेरिएबल x है और उसकी पावर, यहाँ पर x है ही नहीं, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं। आप कह सकते हैं x पावर 0 भी हो सकता है, x पावर 0 1 हुआ करता है, इसलिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि x पावर 0 है। तो 0 भी तो नॉन नेगेटिव में आता है, इसलिए ये हो गया a1 x है, a2 x पावर 2 है, a3 x पावर 3 है। तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर तो है नहीं, सारे पावर इंटीजर हैं और नेगेटिव कोई नहीं है, नॉन नेगेटिव है सारे। तो ऐसा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x की सारी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं
उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज ऑल पावर्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, दे आर पॉजिटिव इंटीजर और दे मे बी जीरो ऑल्सो, दे मे बी जीरो पावर ऑल्सो। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है बच्चों। अब इस पॉलिनोमियल के बारे में हमने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस भी होता है पॉलिनोमियल सारे रियल नंबर वैल्यूज के लिए, और ये सारे रियल नंबर वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल भी होता है। रियल नंबर वैल्यू क्या है? ये -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर या फ्रैक्शनल नंबर 1/2, 5/6, रेशनल, इरेशनल, एवरी टाइप ऑफ नंबर lying between -इन्फिनिटी एंड +इन्फिनिटी, दिस इज रियल नंबर। ये रियल नंबर का सेट होता है पूरा, जिसको हम लोग R से भी नोट करते हैं। तो पॉलिनोमियल रियल नंबर के सारे रियल नंबर वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस रहता है और डिफरेंशिएबल भी रहता है। तो इस बात को हम चेक करते हैं। एक पर्टिकुलर जनरल पॉइंट ले लेते हैं रियल नंबर के पूरे सेट में, कहीं पर एक जनरल पॉइंट हम C ले लेते हैं और उस C पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अभी हमने देखा किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो, कि उस पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, उस पॉइंट पर राइट लिमिट निकालते हैं और दोनों लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू भी उस पॉइंट पर निकालते हैं। तो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू जितनी आती है, लेफ्ट और राइट लिमिट भी उतनी ही आनी चाहिए, तब वो कंटिन्यूस वहाँ पर माना जाता है। तो इसको चेक कर दें, देखिए इसकी कंटिन्यूटी fx इक्वल टू दिस में दे रखा है, तो आप इसमें राइट लिमिट निकालिए। x इक्वल टू c, कोई पॉइंट ले लिया मैंने इसके बीच में, रियल नंबर के सेट में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच कोई पॉइंट c ले लिया। तो अब c पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू c, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट को c माइनस से नोट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस पर fx का वैल्यू रख दो। क्या है fx का वैल्यू? a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स पावर 2 प्लस a3 इंटू एक्स पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू एक्स पावर n। ये लेफ्ट हैंड लिमिट में ले रहा हूँ इसकी x इक्वल टू c पर, किसी रियल नंबर c पर। तो कैसे चेक होगा? अब हम क्या कर सकते हैं? x इक्वल टू c माइनस का मीनिंग क्या है? x c से थोड़ा छोटा है, x c से थोड़ा कम है। तो x c से थोड़ा कम है, तो सपोज x c से h कम है, तो इसलिए x इक्वल टू c माइनस h हो सकता है। x इक्वल टू c माइनस h हो सकता है, जबकि h टेंडिंग टू 0 होगा। तो मैं यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 कर देता हूँ, x की वैल्यू c माइनस h कर देता हूँ फंक्शन में। तो देखिए a0 प्लस a1 इंटू c माइनस एच, एक्स की वैल्यू c माइनस एच के इक्वल कर दिया। a2 इंटू सी माइनस एच स्क्वायर, a3 इंटू सी माइनस एच होल क्यूब प्लस डॉट 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 an इंटू सी माइनस एच होल पावर n। अब ये हमारे पास लेफ्ट लिमिट आ रही है। अब इसमें देखिए हम h को डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, सिर्फ शर्त इतनी होती है कि h को डायरेक्टली 0 करने पर अगर आपका 0/0 कहीं पर आ जाता है, ऑन डायरेक्टली पुटिंग h इक्वल टू 0, इफ यू आर गेटिंग 0/0 देन यू कैन नॉट पुट डायरेक्टली h इक्वल टू 0। किसी भी फंक्शन में h की वैल्यू रखने से, h इक्वल टू 0 रखने से 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो फिर h डायरेक्ट नहीं रखा जा सकता। 1 पावर इन्फिनिटी भी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का रूप नहीं आना चाहिए, या 0 पावर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कोई आ जाता है h को डायरेक्ट रखने से, तब तो h को हम डायरेक्ट 0 इसमें नहीं रख सकते, लिमिट ऐसे नहीं निकाल सकते h को 0 करके। किंतु अगर ऐसे फॉर्म में से कोई भी फॉर्म नहीं आता है, जैसे 0/0 नहीं आता, या 1 पावर इन्फिनिटी नहीं आता, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आता, 0 पावर इन्फिनिटी नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं आता, तो ऐसे फंक्शन में डायरेक्ट h को 0 रख के लिमिट को निकाला जा सकता है। तो देखिए अगर मैं h को 0 लिख भी दूं तो क्या मेरा कहीं पर 0/0 आएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो अपॉन 1 है, इस पूरे एक्सप्रेशन में अपॉन 1 है, तो मुझे ये फॉर्म तो मिलना नहीं है, और पावर भी इतनी नहीं है, फाइनाइट पावर है, तो इसलिए इनमें से कोई भी फॉर्म यहाँ नहीं आएगा यदि मैं h को 0 लिखता हूँ। तो इसलिए इसकी लिमिट निकालने के लिए मैं इसमें डायरेक्ट h को 0 कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म बाय पुटिंग h इक्वल टू 0। h को 0 लिखने से मुझे कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, इसलिए मैं रख सकता हूँ h को 0। तो रख दीजिए h को 0, तो क्या होगा? a0 प्लस a1 इंटू सी माइनस 0, तो a1 इंटू सी हो गया, a2 इंटू
सी माइनस एच होल स्क्वायर है तो एच को जीरो कर सकता हूँ, तो सी स्क्वायर बचा ना, सी माइनस जीरो होल स्क्वायर सी स्क्वायर, ए टू सी स्क्वायर ए थ्री सी क्यूब प्लस डॉट डॉट ए एन इंटू सी पावर एन, ये आपको मिल गया। तो लेफ्ट लिमिट हमारी आई इसके इक्वल आई। और अब हम राइट लिमिट भी कर सकते हैं इसकी, देखिए राइट हैंड लिमिट ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट हैंड लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो राइट हैंड लिमिट लूँगा तो कितनी आएगी राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस पर मुझे निकालना है एफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए, ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स पावर टू ए थ्री इंटू एक्स पावर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन इंटू एक्स पावर एन, ये इसका राइट हैंड लिमिट होगा। इसमें भी वही चीज़ है, क्या बता रहा है, एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन सी, एक्स की वैल्यू सी से थोड़ा ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू सी से थोड़ा ज़्यादा है। तो सपोज एक्स की वैल्यू सी से एच अधिक है, एक्स की वैल्यू सी से एच अधिक है, तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, तो एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, तो एच को टेंडिंग टू जीरो कर दीजिए और एक्स इज इक्वल टू कर दीजिए सी प्लस एच, ए नॉट ए वन एक्स की वैल्यू सी प्लस एच के इक्वल, ए टू एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, तो सी प्लस एच होल स्क्वायर, सिमिलरली ए थ्री सी प्लस एच होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन इंटू सी प्लस एच होल पावर एन, ये राइट लिमिट कर रहा हूँ। देखिए फिर इसमें वही चेक करना है कि क्या डायरेक्ट एच इज इक्वल टू जीरो लिखने से कोई इनडिटर्मिनेट आंसर तो नहीं आएगा। तो आपने देखा अपॉन में 1 है, इसलिए ये फॉर्म आना नहीं है, पावर कहीं इन्फिनिटी के बराबर है नहीं तो वो भी नहीं आना है, तो कोई भी इनडिटर्मिनेट नहीं आना है। एच को जीरो लिख देंगे तो फाइनाइट आंसर ही मिलेगा, तो इसलिए मैं एच को जीरो लिख सकता हूँ। एच को जीरो तभी नहीं लिख सकता जब जीरो लिखने पर अगर ऐसा आता होगा तो नहीं लिख सकता, ऐसा नहीं आता है तो लिख सकता हूँ, लिमिट डायरेक्ट निकल ही जा सकती है। तो रख दीजिए एच को जीरो, तो क्या मिला, ए नॉट प्लस ए वन इंटू सी प्लस जीरो, सी प्लस जीरो सी बचा तो ए वन सी हो गया, ए टू इंटू सी प्लस एच स्क्वायर, तो ए टू इंटू सी प्लस जीरो होल स्क्वायर, तो ए टू सी स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ए थ्री सी क्यूब प्लस 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 लास्ट में आ गया ए एन इंटू सी पावर एन। तो इस टाइप से देखिए लेफ्ट लिमिट हमने निकाला, एक्स टेंडिंग टू सी माइनस पर पॉलिनोमियल का लिमिट निकाला तो वो ये आया, और राइट लिमिट निकाला पॉलिनोमियल का एक्स इज इक्वल टू सी पर, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस पर एफ एक्स को हमने निकाला तो ये आया, दोनों सेम आ रहे हैं। देखिए ए नॉट ए वन सी ए टू सी स्क्वायर ए थ्री सी क्यूब ए एन सी पावर एन, तो यू आर गेटिंग द सेम आंसर इन लेफ्ट लिमिट एज वेल एज इन राइट लिमिट। तो लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट इसमें सेम आ गई बच्चों। अब डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें अगर मैं एफ सी कर दूं तो, इसमें अगर मैं एफ सी करता हूं तो डायरेक्ट फंक्शनल लिमिट एफ सी इज इक्वल टू एक्स को सी डायरेक्टली लिख दीजिए, तो ए नॉट प्लस ए वन इंटू सी हो गया, ए टू इंटू सी स्क्वायर हो गया, और प्लस ए थ्री इंटू सी क्यूब हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस ए एन इंटू सी पावर एन हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू ए वन ए नॉट प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर ए थ्री सी क्यूब, और लेफ्ट लिमिट ए वन प्लस ए नॉट प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर प्लस ए थ्री सी क्यूब, और राइट लिमिट भी वही है। तो डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं एक्स इज इक्वल टू सी पर। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो रियल नंबर सेट होता है, इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट सी ले लिया मैंने जनरल पॉइंट, तो उस सी पॉइंट पर डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये इक्वल आ रहे हैं। अब चूंकि जो सी है ये कोई नंबर है, आर्बिट्री नंबर है, तो ये कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और प्लस इन्फिनिटी से छोटी कोई भी नंबर हो सकती है। उस नंबर पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू सेम आ रहे हैं, तो मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के किसी भी पॉइंट पर निकाल दीजिए, ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस ही आएगा। ये हमने यहाँ पर चेक किया, लेफ्ट लिमिट चेक की, राइट लिमिट चेक की, डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू को देखा, किस पर देखा, कोई भी पॉइंट सी जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकता है, तो उस पर चेक किया, तो वी आर गेटिंग द लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू। इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये हमेशा पूरे रियल नंबर के सेट पर ये कंटिन्यूअस रहता है। तो क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है, तो इसलिए हम आगे जब भी सवाल करेंगे, चाहे रोल थ्योरम करें या कोई भी मीन वैल्यू थ्योरम करें,
हम इसको इतना लंबा प्रोसेस से कंटिन्यूटी प्रूव नहीं करेंगे, हम इसको एज ए रिजल्ट, एज ए थ्योरम डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म पर आ रहा है तो हम लिख देंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन सारे रियल नंबर के सेट पर कंटिन्यूस होते हैं, इसलिए ये दिया हुआ क्वेश्चन पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस होगा। प्रूव नहीं करेंगे, सीधे उसका रिजल्ट हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है रियल नंबर के सेट पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी पॉलिनोमियल फंक्शन के यहाँ पर हम चेक करेंगे। अब देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो क्या पॉलिनोमियल हमने एज्यूम किया था, फिर से देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू था ए नॉट प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स पावर 2 प्लस a3 इंटू एक्स पावर 3 प्लस डॉट डॉट an इंटू एक्स पावर n। ये हमारा पॉलिनोमियल था ये हमने एज्यूम किया। तो इसमें अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्या रूल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू सी। तो x इज इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, वो होता है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फार्मूला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो मैं इसका लेफ्ट डेरिवेटिव अब निकालता हूँ। देखिए फंक्शन का रख दीजिए इसमें, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब एफ सी माइनस एच कैसे निकलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच। तो एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 इंटू सी माइनस एच प्लस a2 इंटू सी माइनस एच स्क्वायर a3 इंटू सी माइनस एच क्यूब प्लस डॉट डॉट an इंटू सी माइनस एच पावर n। ये हो गया एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी कितना होगा, एफ सी होगा ए नॉट प्लस a1 इंटू सी प्लस a2 इंटू सी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an इंटू सी पावर n। एफ सी डायरेक्ट सी लिख दिया, a1 प्लस ए नॉट प्लस a1 सी प्लस a2 सी स्क्वायर a3 सी क्यूब an सी। तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉलिनोमियल का निकलेगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा सा। देखिए, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर इसका निकालिए, ए नॉट में से ए नॉट माइनस हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन करूंगा सभी नेगेटिव हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करूंगा सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ए नॉट में से ए नॉट माइनस होगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब बाकी रहेगा a1। तो a1 में यहाँ c माइनस एच है और वहाँ a1 के साथ है c, तो c माइनस एच माइनस सी हो जाएगा। और प्लस a2 के साथ c माइनस एच स्क्वायर है, यहाँ a2 c स्क्वायर है, तो a2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, c माइनस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा। प्लस a3, तो a3 में क्या बचेगा, c माइनस एच क्यूब माइनस सी क्यूब बचेगा। तो इस तरीके से ये लास्ट तक n टर्म्स तक ये डिफरेंस हमारा आता जाएगा। दिस होल अपॉन है हमारे पास माइनस एच, तो घटा दिया। अब आगे देखिए, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर अब सॉल्व कीजिए थोड़ा, a1 इंटू c से c कैंसिल, a1 इंटू माइनस एच आ गया, प्लस a2 इंटू c माइनस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, c माइनस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो दो फैक्टर हो जाएंगे ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको a ले लेता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दो फैक्टर हो गए, तो एक फैक्टर ऐड कर लो, एक सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, c माइनस एच प्लस सी, c माइनस एच प्लस सी, तो क्या बन जाएगा 2c माइनस एच, c माइनस एच प्लस सी 2c माइनस एच इंटू सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच। तो दो फैक्टर a माइनस बी a प्लस बी कर दिया, तो c माइनस एच प्लस सी, c माइनस एच माइनस सी, दो फैक्टर इसके ये आ गए। अब इधर जो है a क्यूब इंटू सी माइनस एच होल क्यूब माइनस सी क्यूब है, c माइनस एच होल क्यूब माइनस सी क्यूब है। तो कैसे करूँगा, इसमें मैं a माइनस बी होल क्यूब को ओपन भी कर सकता हूँ। देखिए, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब
माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म एज इट इज प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ये हमने कर दिया। और माइनस सी क्यूब हमारा ये वाला टर्म है प्लस डॉट डॉट आ जाएगा n टर्म्स तक। दिस होल अपॉन माइनस h वी आर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट लिमिट फॉर द पॉलिनोमियल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो निकाल लें, देखिए अब क्या करिए माइनस h का सब जगह डिवाइड कर दीजिए। ये सी क्यूब से सी क्यूब इसमें कैंसिल हो जाता है, माइनस h से सब जगह पर डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर माइनस h से माइनस h में डिवाइड कर दिया तो केवल a1 यहाँ पर बचेगा। और यहाँ पर भी आप माइनस h से डिवाइड कर देंगे तो a2 के साथ क्या बचेगा, a2 के साथ बचेगा 2c माइनस h, 2c माइनस h बचेगा a2 के साथ। इसमें डिवाइड कर दिया माइनस h का, इस वाले में भी माइनस h का डिवाइड कर दूंगा। देखिए तो a3 के साथ अंदर क्या बचेगा, यहाँ माइनस h क्यूब में h का डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा प्लस h स्क्वायर, माइनस h क्यूब में माइनस h का डिवाइड प्लस h स्क्वायर। और माइनस 3c स्क्वायर h में माइनस h का डिवाइड करूँगा तो प्लस 3c स्क्वायर। और 3ch स्क्वायर में माइनस h का डिवाइड करूँगा तो 3ch बचेगा प्लस डॉट 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 दिस होल अपॉन कुछ नहीं बचा, अब यही बचा। तो अब तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, डिनोमिनेटर नहीं है तो अब मैं इसमें h को डायरेक्ट 0 पुट कर सकता हूँ। अभी तक तो h को 0 लेने से 0/0 आ जाता। देखिए h को 0 लिखोगे तो 0/0 आ जाता है, h डायरेक्ट 0 हम रख नहीं सकते थे। लेकिन अब तो हमारा डिनोमिनेटर वाला h जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टली h को 0 कर सकते हैं। देखिए अब तो कैसे h को 0 करूँगा, h को मैं 0 करूँगा, रख दीजिए h को 0 तो क्या मिलेगा आपको बताइए, ये a1 हो गया और ये आपका 2 टाइम्स ऑफ a2c हो गया, 3 टाइम्स ऑफ a3c स्क्वायर, 3a3c स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से लास्ट में आएगा n टाइम्स ऑफ an इंटू सी एन माइनस 1। इतना आपके पास इसका लेफ्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी करेंगे इस पॉलिनोमियल का। लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इक्वल होंगे तभी तो वो डिफरेंशिएबल माना जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो व्हाट इज राइट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, राइट डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड x इज इक्वल टू c पर किसी भी पॉइंट पर निकाल रहा हूँ रियल नंबर पर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे नोट होता है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h करके हम लोग रखते हैं। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 fc प्लस h क्या आएगा इसमें रख दीजिए, a0 प्लस a1 इंटू सी प्लस एच प्लस a2 इंटू सी प्लस एच स्क्वायर सी प्लस एच स्क्वायर प्लस a3 इंटू सी प्लस एच क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू सी प्लस एच होल पावर n। ये तो हो गया fc प्लस एच माइनस इसमें से fc को घटाऊंगा तो x से c लिख दूंगा इसमें, fc इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू सी प्लस a2 इंटू सी स्क्वायर प्लस a3 सी क्यूब a3 इंटू सी क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू सी पावर n। ये fc का वैल्यू कर दिया तो fc प्लस h माइनस fc होल अपॉन h। ये हमने h टेंडिंग टू 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं पॉलिनोमियल का। तो सॉल्व करिए थोड़ा सा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर a0 से a0 माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो गया। अब a1 है, देखिए a1 के साथ क्या आएगा, c प्लस h इधर है और a1c माइनस में इधर आ जाएगा तो a1 कॉमन लूँगा तो c प्लस h माइनस c प्लस a2 के साथ देखिए यहाँ पर क्या है, a2 के साथ c प्लस h होल स्क्वायर और यहाँ a2c स्क्वायर है माइनस हो जाएगा तो a2 कॉमन c प्लस h होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a3 के साथ क्या आएगा, इधर है a3 के साथ c प्लस h होल क्यूब माइनस उधर a3 के साथ है c क्यूब तो a3 c क्यूब एंड सो ऑन। तो कितने टर्म तक चलेगा,
ये चलेगा n टर्म्स तक ये आएगा, दिस होल अपॉन h। ठीक, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर a1h हो गया है, यहाँ a2 c स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ch माइनस सी स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस 2ch आ रहा है, h स्क्वायर प्लस 2ch बच रहा है, और a3 यहाँ पर क्या बचेगा, c क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3c स्क्वायर h प्लस 3ch स्क्वायर, ये तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, माइनस सी क्यूब एंड सो ऑन, एन टर्म्स तक लेंगे, एन टर्म्स। तो अब देखिए अपॉन h है, h से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर h से डिवाइड कर दीजिए, तो h से डिवाइड करेंगे तो a1 बचेगा यहाँ पर, यहाँ a2 है और h से डिवाइड करूँगा तो h स्क्वायर अपॉन h करूँगा तो h बचेगा, और 2ch अपॉन h करूँगा तो 2c बचेगा, h प्लस 2c आ गया, h प्लस 2c। और फिर a3 यहाँ भी h से डिवाइड करूँगा, देखिए a3 है, h से डिवाइड करूँगा तो c3 से c3 तो मेरा कैंसिल हो चुका है, h से डिवाइड करने पर ये h क्यूब अपॉन h करूँगा तो h स्क्वायर होगा, और 3c स्क्वायर h अपॉन h करूँगा तो 3c स्क्वायर होगा, 3ch स्क्वायर में h से डिवाइड करूँगा तो 3ch बचेगा। तो इस तरीके से आगे को बचेगा, n टर्म्स तक आएगा, दिस होल अपॉन, अपॉन कुछ नहीं रहा, अब मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूँ h इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा, तो ये a1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, 2a2c, 2 टाइम्स a2c प्लस यहाँ ये 0 हो गया, h को 0 लिखने से, ये भी 0 हो जाएगा h को 0 करने से, 3c स्क्वायर इंटू a3, तो a3 इंटू 3c स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये राइट हैंड का डेरिवेटिव है। तो क्या है, a1 प्लस 2a2c प्लस 3a3c स्क्वायर, जबकि वहाँ हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी यहाँ पर बचा रखा है, ये भी है a1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है हमारा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है a1 प्लस 2a2c प्लस 3a3c स्क्वायर एन ए एन सी पावर n माइनस 1, यहाँ a1 प्लस 2a2c प्लस 3a3c स्क्वायर प्लस n इंटू ए एन इंटू सी पावर n माइनस 1। तो सेम आंसर है, लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो है a1 प्लस 2a2c, यहाँ पर भी a1 प्लस 2a2c 3a3c स्क्वायर 3a3c स्क्वायर, वी आर गेटिंग द सेम डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव एज वेल एज राइट डेरिवेटिव। तो इसका मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनका रियल नंबर के सेट के अंदर कहीं पर भी हर जगह पर ये डिफरेंशिएबल होते हैं, और हर जगह पर लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, यानी कि यूनिक डेरिवेटिव होता है, अलग अलग दो डेरिवेटिव इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। तो डिफरेंशिएबल है पॉलिनोमियल फंक्शन, सारे रियल नंबर वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हमने उसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर देखा, सी पॉइंट पर, सी कोई भी पॉइंट हो सकता था जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी पॉइंट हो, और हर पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर जब कॉन्टिन्यूस है तो इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट थ्योरम हमने यहाँ पर सीखे कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज। और पॉलिनोमियल फंक्शन किसका कहा जाता है, जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें x की सारी पावर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मीनिंग होता है नेगेटिव ना होना, यानी कि 0 1 2 3 दे आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो फोर्थ जो पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, रिवाइज करना है, वो है स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ये भी हमारे पास छोटी क्लास का पॉइंट है, लेकिन ये यूज होगा रोल थ्योरम में, सो वी आर रिवाइजिंग इट ऑल्सो, इसको भी हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकलता है। देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, x x डैश y y डैश एंड दिस इज ओरिजिन वेयर दीज टू एक्सिस इंटरसेक्ट। अब यहाँ पर कोई लाइन है बच्चों, ये कोई लाइन है, और इस लाइन का x की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, x की ये x की नेगेटिव डायरेक्शन है, x डैश मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आ रहा है इस लाइन का, सपोज दिस एंगल इज साई फॉर एग्जाम्पल, x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन का एंगल साई है, तो इसका जब आप tan थीटा ले लेंगे, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विद x पॉजिटिव x एक्सिस,
टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स टेन, tan of the angle, tangent of the angle which the given line makes with a positive direction of x-axis. Tangent of the angle which the given line makes with positive direction of x-axis. Given line के द्वारा जो दिया हुआ लाइन है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल की टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो इस लाइन का स्लोप, तो किसी लाइन का x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ एंगल आपको पता है तो उस लाइन का स्लोप आप ले सकते हैं। तो स्लोप m = tan psi होता है। लेकिन एक चीज़ और देखिए, अगर आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, आपको इस लाइन के दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। इस टाइप से दो पॉइंट आपको किसी उस पर दिए हुए हैं लाइन पर, तो तब भी स्लोप निकल सकता है। एंगल x की पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया है तो स्लोप m = tan थीटा करके निकलता है, tan psi करके निकलता है। किंतु अगर एंगल नहीं दिया, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तब भी हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप m = क्या होता है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करो, y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दो, x2 - x1, x2 - x1। तो ये हमने PQ का स्लोप निकाला, PQ का स्लोप निकाला। तो P इनिशियल पॉइंट होगा, PQ बोल रहा हूँ मैं, PQ, तो P इज इनिशियल पॉइंट, Q इज फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल वाला कोऑर्डिनेट आपको घटाना है। तो PQ का जो स्लोप होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस फार्मूला से आप इस लाइन का स्लोप कर सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे ले आइए, दिस विल गिव यू द स्लोप ऑफ द लाइन। और ये स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, जो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो लाइन का एंगल है उस एंगल की tan के इक्वल होना चाहिए। m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 = tan psi, दिस इज द स्लोप। यही है लाइन का स्लोप। तो हमें लाइन के स्लोप की भी जानकारी होगी। तो इसमें स्लोप में यही पॉइंट था, इसका यूज करेंगे हम। देखिए अभी स्लोप ऑफ ए लाइन is equal to tangent of angle made by line with x axis m = tan psi. This can be also given by slope = y2 - y1 upon x2 - x1। इससे भी स्लोप निकलता है, दैट इज सेम थिंग, एक ही चीज निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब अगला जो पॉइंट हमारा है, हाँ एक चीज और देखते हैं। स्लोप ऑफ लाइन में हम ये देखेंगे कि जैसे कोई लाइन है, अगर ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 का एंगल बनाती है, तो स्लोप कितना आएगा, स्लोप m = हो जाएगा tan 90। tan 90 अनडिफाइंड बोलते हैं, इन्फिनिटी, तो ये इतना हो जाएगा। अगर कोई लाइन ऐसे हम बनाते हैं कि वो लाइन x एक्सिस जो है वो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, कोई लाइन, ये लाइन हमने ले ली, लाइन L, जो x एक्सिस से x एक्स से पैरेलल में आती है। इफ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो तब क्या होगा स्लोप, देखिए जो लाइन x से पैरेलल हो जाती है उसका स्लोप क्या होगा। तो हमें पता है स्लोप तो वो जो लाइन जो एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ उसकी tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ तो ये x एक्सिस है और ये हमारी लाइन है जिसका स्लोप हमें निकालना है। तो x एक्सिस x एक्स डैश डायरेक्शन और लाइन की डायरेक्शन तो एक ही है। लाइन x एक्सिस x एक्स डैश में फैला हुआ है और लाइन भी उसी डायरेक्शन में फैली हुई है, तो सेम डायरेक्शन होगी लाइन की और x एक्सिस की, x एक्सिस की और लाइन की सेम डायरेक्शन होगी। यानी लाइन x एक्सिस से पैरेलल है, मीनिंग डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन आर सेम। तो x एक्सिस के साथ लाइन का एंगल कितना हो गया, 0 एंगल हो गया क्योंकि लाइन एक्सिस से पैरेलल है, उसी डायरेक्शन में है, इसलिए लाइन का x एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो स्लोप कितना हुआ, स्लोप m = होता है टेंजेंट ऑफ एंगल। तो टेंजेंट ऑफ एंगल मीन्स tan 0 और tan 0 मीन्स 0। तो ये भी याद रखना है हमने कि कोई भी लाइन जो x एक्स के साथ पैरेलल होती है, ऐसी लाइन का स्लोप हमेशा कितना होता है, 0 होता है। एक्स से पैरेलल लाइन का स्लोप 0 होता है। जो लाइन एक्स से परपेंडिकुलर होती है उसका स्लोप अनडिफाइंड रहता है या इन्फिनिटी जिसको हम कहते हैं वो रहता है। तो ये बेसिक पॉइंट थे। उसके बाद 5th पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है कि स्लोप एंड
डी वाई डी एक्स। किसी लाइन के स्लोप और डी वाई डी एक्स में क्या रिलेशन है और सीकेंट और टेंजेंट के स्लोप में क्या रिलेशन बनता है। तो देखिए हम एक यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब इसमें मुझे एक सपोज ये कोई कर्व है, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब इसमें y कोऑर्डिनेट एफ एक्स किससे निकलेगा। तो इस कर्व में हम इस कर्व में क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट सपोज हमारा P है और ये पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है C, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू C। P पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट C है। तो अगर P पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट C है तो इस P पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा कर्व का, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू C रख दूंगा, तो y इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर C है, यहीं पर फंक्शन का y कोऑर्डिनेट एफ सी है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है फंक्शन का, अगर इसका x कोऑर्डिनेट C मान लिया तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू एफ सी होगा। C कॉमा एफ सी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। एक दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर Q। तो इस Q पॉइंट को ये एज्यूम कर लिया कि ये जो Q पॉइंट है ये P पॉइंट से x कोऑर्डिनेट कितना एक्स्ट्रा है, इसका h आगे है। P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट C है, जबकि Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो P पॉइंट के x से h और अधिक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट Q है उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C प्लस h हो जाएगा। Q वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट C प्लस h के इक्वल होगा। तो x कोऑर्डिनेट हो गया इसका C प्लस h Q के लिए, और y कोऑर्डिनेट इससे निकलेगा y इज इक्वल टू एफ C प्लस h, एफ ऑफ C प्लस h, ये y कोऑर्डिनेट निकल गया। तो इसलिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमको पता चल गया। हम एक इधर भी ले सकते हैं पॉइंट, देखिए इधर लेफ्ट में इधर भी ले सकते हैं, ये R पॉइंट ले लेते हैं और सपोज ये C माइनस एच है, तो C माइनस एच एफ सी माइनस एच, ये पॉइंट यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट भी आ सकता है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसमें फोकस कर रहे हैं P और Q से होते हुए एक हम ऐसी लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं जो P और Q से होते हुए जाएगी, ये लाइन होगी बच्चों। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीकेंट। तो सीकेंट वो लाइन है जो किसी कर्व को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, वो लाइन सीकेंट है। तो अब इस सीकेंट लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए स्लोप ऑफ सीकेंट, सीकेंट पी क्यू हुई है, सीकेंट पी क्यू। तो पी क्यू जो सीकेंट लाइन है इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, अगर x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ एंगल पता है तो tan psi से स्लोप निकलता है, किंतु यदि x की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ एंगल नहीं पता है हमको, तो हम फिर स्लोप दो कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं। p का कोऑर्डिनेट c कॉमा एफ सी है, q का कोऑर्डिनेट c प्लस एच कॉमा एफ सी प्लस एच है। तो मैं इस सीकेंट लाइन के स्लोप को y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फार्मूला से इसका स्लोप में निकाल सकता हूँ। तो पी क्यू का स्लोप कितना आएगा, पी क्यू का स्लोप आएगा पी और क्यू, पी इनिशियल पॉइंट है, क्यू फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट के y में से इनिशियल पॉइंट का y घटाइए, तो फाइनल पॉइंट का y क्या है, एफ सी प्लस एच। इसमें से इनिशियल पॉइंट p का घटाइए y कोऑर्डिनेट, तो एफ सी, तो y2 माइनस y1 हो गया अपॉन x2 माइनस x1। तो c प्लस एच है x2 की वैल्यू, माइनस x1 की वैल्यू है हमारी c, x2 है या x1, अच्छा ठीक। तो अब इसमें हमने स्लोप निकाल दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये पी क्यू सेकेंड लाइन का स्लोप है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच
माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, दिस इज द स्लोप, इसका सीकेंट का स्लोप निकाल दिया। अब आप ये देखिए, कोई सीकेंट लाइन जो होती है ना, हम एक जैसे किसी कर्व में दिखाना चाहें सीकेंट को, ये हमारा सीकेंट है पी क्यू, और यहाँ पर हमने एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। तो सीकेंट तो कर्व को दो जगह पर काटते हुए जाता है, जबकि टेंजेंट कर्व को केवल एक जगह पर टच करते हुए जाता है, सिंगल पॉइंट पर जाता है। या यूँ मान लीजिए कि ये दोनों पॉइंट जो पी और क्यू थे, ये एक साथ एक जगह पर आ जाएंगे, तो यही सीकेंट किस में बदल जाएगी, टेंजेंट में बदल जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए दिस इज टेंजेंट। अब इसमें सपोज जो ये सीकेंट मैंने ड्रॉ किया, हम ये मान रहे हैं कि ये पॉइंट है हमारा, या इसी में भी ले लो चलो, इसमें ये सी कॉमा सी प्लस एच एफ सी पॉइंट है यहाँ पर मेरा, और इससे राइट में ये एच आगे है, एच आगे जो एक्स कोऑर्डिनेट पर पॉइंट है ये सी प्लस एच एफ सी प्लस एच है। मैं ये जो सीकेंट लाइन है, मैं इस सीकेंट लाइन के साथ साथ पी पर टेंजेंट भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए पी पॉइंट पर मैं कर्व का टेंजेंट भी ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट हो गया इसका पी पॉइंट पर। अब अगर ये सीकेंट का जो क्यू पॉइंट है मैं क्लोज लाता हूँ थोड़ा, ये पी क्यू कॉर्ड को छोटा करता हूँ, कॉर्ड पी क्यू को छोटा करता हूँ, पॉइंट क्यू को मैं थोड़ा क्लोज ले आता हूँ, तो ऐसा करने से ये जो एच की वैल्यू घटेगी। इफ क्यू इज कमिंग क्लोज टू पी देन दिस डिस्टेंस एच विल ऑल्सो डिक्रीज। इधर को लाइए, क्यू को यहाँ ले आइए, तो अभी तक जो एच था इतना था, लेकिन अब क्यू यहाँ आ गया तो नीचे परपेंडिकुलर डालो, एच इतना छोटा हो जाएगा, यानी एच की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ज्यों एच की वैल्यू डिक्रीज होगी, एच की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्यू पॉइंट भी पी के नज़दीक में आएगा। एच को और छोटा रखूंगा तो पी और क्यू पॉइंट और पी के क्लोज आएगा, एच को और भी छोटा कर दूंगा तो ये क्यू पॉइंट और भी पी के क्लोज आएगा। यदि मैं एच को इतना छोटा कर दूं कि टेंडिंग टू जीरो कर दूं, तो ये क्यू पॉइंट क्लोज आते आते अंत में ये क्यू पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल पी पर ओवरलैप कर जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई क्यू पॉइंट जो है, ये पी क्यू जो सीकेंट है, ज्यों ज्यों क्यू नज़दीक को आएगा तो इधर एच भी घटेगा। क्यू यहाँ पर आया तो आपने कहा पहले एच, ये दूरी एच थी, अब ये क्यू इधर आ गया तो अब ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस एच की वैल्यू पहले से कम हो गई। अब यहाँ पर आ गया क्यू, देखिए यहाँ से आते आते ये इधर आ गया क्यू, तो मेरे एच की वैल्यू और कम होगी। फिर इधर आ गया तो एच की वैल्यू और घटेगी। यदि एच टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो वो क्यू पॉइंट इधर आते आते कहाँ आ जाएगा, टेंडिंग टू जीरो पर, ये पी पर ही ओवरलैप कर देगा, यानी पी और क्यू दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ जाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए जैसे मैंने क्या कहा आपसे, ये सीकेंट लाइन है, और ये सीकेंट लाइन का यदि मैं क्यू थोड़ा नज़दीक ले आता हूँ, मैं यहाँ नहीं सॉरी टेंजेंट को उसी जगह पर बनाता हूँ पी पॉइंट पर, ये टेंजेंट, यदि मैं इस क्यू पॉइंट को यहाँ ले आता हूँ तो फिर ये सीकेंट ऐसे बनेगी। यदि मैं क्यू पॉइंट को यहाँ ले आता हूँ तो ये सीकेंट फिर ऐसे बनेगी। यदि मैं इस पी पॉइंट को यहाँ पर ले आता हूँ, क्यू पॉइंट को सॉरी, तो फिर ये सीकेंट ऐसे जाएगी। यदि मैं इस पी पॉइंट क्यू पॉइंट को यहाँ ले आता हूँ तो अंततोगत्वा जब ये क्यू बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा तो ये सीकेंट फिर कैसे जाएगी, फिर ये सीकेंट ऐसे जाएगी, यानी कि यही सीकेंट टेंजेंट बन जाएगी। ये जो सीकेंट लाइन थी, ज्यों ज्यों क्यू क्लोज आएगा, क्यू के क्लोज आने से सीकेंट लाइन टेंजेंट लाइन के क्लोज आने लग जाएगी। जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, टेंजेंट के निकट आने लगेगी सीकेंट मेरी, और आते आते जब मैं बिल्कुल क्यू पी पर ओवरलैप करेगा तो उस समय ये सीकेंट जो है बेंट करते करते ये कहाँ मर्ज हो जाएगी, ये टेंजेंट पर ही मर्ज हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ होने वाली है। ये जो पी क्यू सीकेंट है, ज्यों ज्यों क्यू नज़दीक आएगा तो देखिए कि ये सीकेंट लाइन जो है हमारी क्या होगी, धीरे धीरे करके ये इधर को खिसकेगी और टेंजेंट की ओर को आएगी। अब यहाँ पहुँच जाएगा सीकेंट, तो ये पी क्यू ऐसे करके बनेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा तो फिर ऐसे करके बनेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा तो फिर ऐसे। अंत में क्या होगा कि ये सीकेंट जब क्यू पी पर ओवरलैप करेगा तो यह सीकेंट इसमें मर्ज हो जाएगा, टेंजेंट के ऊपर से ओवरलैप कर देगा। सीकेंट लाइन टेंजेंट में ही मर्ज हो जाएगा यदि ये क्यू नज़दीक को आता जाए, ठीक है ना। तो एच टेंडिंग टू जीरो, यदि ये जो डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट का, यदि ये टेंडिंग टू जीरो हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, तो उस स्थिति में क्यू पॉइंट पी पर ओवरलैप करेगा और जो सीकेंट पी क्यू है ये टेंजेंट में मर्ज हो जाएगी। तो जो सीकेंट की स्लोप है वही टेंजेंट की स्लोप भी बन जाएगी, सीकेंट की स्लोप ही टेंजेंट की स्लोप बन जाएगी। कब बनेगी,
सीकेंट की स्लोप ही टेंजेंट की स्लोप तब बनेगी यदि सीकेंट ऐसी हो कि उसके दोनों पॉइंट इतने क्लोज हों कि h टेंडिंग टू 0। दो पॉइंटों के x कोऑर्डिनेट में h का अंतर है, दो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में h का अंतर है। यदि अंतर नेग्लिजिबल हो जाए, टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो इस हालत में पी क्यू सीकेंट टेंजेंट में मर्ज हो जाएगी और तब पी क्यू सीकेंट का जो स्लोप है यहाँ पर यही स्लोप टेंजेंट का भी बन जाएगा। तो क्या आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। तो ये जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। एक्चुअली ये स्लोप ऑफ सीकेंट था, मैंने सीकेंट का स्लोप निकाला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। फिर मैंने कहा कि q पॉइंट को नज़दीक लाऊंगा, मैं h को घटाऊंगा, h को कम करता जाऊंगा तो q भी नज़दीक आएगा। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब h टेंडिंग टू 0 होगा, उस समय पी क्यू जब ये टेंजेंट पर मर्ज हो जाएगा तो जो सीकेंट की स्लोप थी वही टेंजेंट की स्लोप बन जाएगी h टेंडिंग टू 0 करने पर। तो मैंने जो सीकेंट की स्लोप निकाल रखी है उसी को मैंने h टेंडिंग टू 0 लगाया, तो ये इस पी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप बन गई। तो h टेंडिंग टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो ये जो फार्मूला है एक्चुअली ये तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, ये जो निकल रहा है फार्मूला, यही फार्मूला तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी होता है। ये फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी गिवन बाई एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एच टेंडिंग टू 0। यही तो डी डी एक्स की डेफिनेशन होती है। तो इसलिए ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये जो निकल रहा है, ये किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो उस फंक्शन के डी डी एक्स के बराबर होता है। उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर किसी कर्व के टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो क्या होता है? उस पॉइंट पर कर्व के डी डी एक्स के इक्वल होता है। या हम इसको कह सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को मैं डी वाई डी एक्स भी कर सकता हूँ, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो मैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को डी वाई डी एक्स भी कर सकता हूँ। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डी वाई डी एक्स। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप डी वाई डी एक्स उस पॉइंट पर डी वाई डी एक्स के वैल्यू के बराबर होता है, या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट दिस पॉइंट के बराबर होता है। इसी चीज़ को हम कभी कभी जो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स है इसको हम लोग एफ डैश एक्स कहते हैं, और एक्स बराबर सी रखना है तो एफ डैश सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स कोऑर्डिनेट सी पर जो पॉइंट पी है वहाँ पर टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो डी वाई डी एक्स करके निकलेगी। एक्स इज इक्वल टू सी पर डी वाई डी एक्स से टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, या हम उसको डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू सी पर, या हम उसको स्लोप को एफ डैश सी भी कह सकते हैं। तो पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक हो गया। और ये जो लेफ्ट में मैं ले रहा था इधर, ये इसमें अगर आप लेफ्ट से भी निकाल सकते हैं टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है बच्चों तो डिफरेंशिएबल फंक्शन में डेरिवेटिव यूनिक होता है, डी वाई डी एक्स यूनिक होता है। फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू, चाहे तुम राइट से निकालो, ये राइट डेरिवेटिव निकाला है आपने, चाहे आप लेफ्ट से निकालो लेफ्ट डेरिवेटिव, दोनों सेम आएंगे। तो यहाँ से भी अगर मैं करूँगा स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इतना ही आएगा डी वाई डी एक्स के बराबर। तो लेफ्ट डेरिवेटिव करो चाहे राइट डेरिवेटिव करो, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये जाना कि किसी भी कर्व की जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो उस कॉर्ड की स्लोप के बराबर हो जाती है जो कॉर्ड में एच टेंडिंग टू 0 हो रहा है। तो इसलिए डी वाई डी एक्स ही टेंजेंट का स्लोप बन जाता है किसी पॉइंट पर, या एफ डैश सी हम कहते हैं सी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप है। तो ये स्लोप के बारे में हमने जाना। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर रॉल्स थ्योरम। अब देखिए स्लोप और डी वाई डी एक्स में क्या है कि लिमिटिंग केस एच टेंडिंग टू 0 पर जो स्लोप निकालते हैं वो टेंजेंट बन जाता है। स्लोप ऑफ सीकेंट एंड टेंजेंट ये भी हमने डिस्कस कर लिया है क्या है करके। अब लास्ट में है व्हाट विल हैपन यू एफ डैश एक्स ए बी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो अब ये लास्ट केस है, फिर हम रॉल्स थ्योरम पर सीधे सीधे जाएंगे। तो इस केस में क्या कह रहा है कि बाय द वे अब हम समझ गए कि टेंजेंट की स्लोप जो होती है वो डी वाई डी एक्स के इक्वल होती है। टेंजेंट की स्लोप लाइन है इसलिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी होती है, और अगर एंगल दिया है तो टेंजेंट की स्लोप टेन साई से भी निकल सकती है। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई कर्व है और कर्व का कोई दो पॉइंट हैं कर्व के, सॉरी कर्व पर हम ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, x की नेगेटिव डायरेक्शन y की नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, दिस इज ओरिजिन। अब देखिए कोई कर्व हमने बनाना है, दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है x कोऑर्डिनेट a है एक पॉइंट पर और x कोऑर्डिनेट है a,
और दूसरे पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट है ये है मेरा b। 2 पॉइंट, एक पॉइंट है हमारा P और दूसरा पॉइंट है मेरा Q। तो दोनों पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a और b है। लेकिन y कोऑर्डिनेट जो होता है, क्योंकि कर्व दिया जाता है y = fx से, कर्व है y = fx से, तो जब x a है तो y = fa हो जाएगा। x a है तो y की वैल्यू fa, तो x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट fa, तो ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। जब x = b है तो y = f ऑफ b हो जाएगा। x को b लिखूंगा तो x कोऑर्डिनेट इसका b होगा, तो y कोऑर्डिनेट y = fb, x को b करने से fb। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने कहा ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में एक कर्व ड्रॉ करना है और x = a पर जो कर्व का हाइट है और x = b पर जो कर्व का हाइट है, इक्वल हाइट है। 2 पॉइंट हैं कर्व में, ग्राफ हमने बनाना है, 2 पॉइंटों पर हाइट इक्वल है। हाइट इक्वल का मतलब y कोऑर्डिनेट दोनों का इक्वल है, दोनों पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट इक्वल है। ये y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, ये x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट fa है, ये fa की वैल्यू है। यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है, fb है। तो हम ऐसे 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रखे हैं कि fa और fb दोनों पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, यानी दोनों पॉइंट पर हाइट जो है क्या है, सेम है। तो इन 2 पॉइंट से होते हुए मुझे ये कंटिन्यूअस कर्व बनाना है, क्योंकि y = fx एक ऐसा कर्व है जो p से लेके q तक, a से लेके b तक कंटिन्यूअस है। क्लोज्ड इंटरवल a से लेके b तक कर्व बनाना है जो कैसा है, कंटिन्यूअस है। और जबकि ऐसा कंटिन्यूअस है कि उसके x = a पर जो y कोऑर्डिनेट है और x = b पर जो y कोऑर्डिनेट है, दोनों जगह पर y कोऑर्डिनेट इक्वल है, हाइट दोनों जगह पर बराबर है। तो अब बताइए ऐसा कंटिन्यूअस कर्व कैसे बनेगा जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट पर भी वही हाइट हो और लास्ट में जब पहुंचे कर्व, जहां पर पहुंचेगा लास्ट में, वहां पर भी कर्व की हाइट उतनी ही हो। तो ऐसा कर्व कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस कर्व बनाना है बिना पेन उसको हटाए, तो एक तो ऐसे सीधे ड्रॉ कर दीजिए, p से q को मिला दीजिए आप, ये बन गया कर्व, सीधे बन गया कर्व, ये लाइन बन गई सीधे सीधे। तो अगर ऐसा है भाई p से q को ज्वाइन करने वाला हमने कर्व बनाना है, क्योंकि ए बी पर एक कंटिन्यूअस कर्व हमने बनाना है, जबकि p पर भी वही हाइट होगी, q पर भी वही हाइट होगी, तो हमने कहा इसको सीधे ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से ये लाइन बन गई, तो इसको भी हम एक कर्व का रूप मान सकते हैं। तो क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है कि मैं p से लेके q तक एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, कंटिन्यूअस कर्व, p से q तक एक कंटिन्यूअस कर्व y = fx ड्रॉ करना है। ऐसे ड्रॉ करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर जो हाइट है लास्ट में भी उतनी ही हाइट हो कर्व की। तो ऐसा कर्व ड्रॉ करो, कंटिन्यूअस कर्व ड्रॉ करो। तो ऐसा कंटिन्यूअस कर्व आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, यह p से जब p पर जब कर्व था तो यहाँ पर इसकी कोई हाइट fa थी, उसके बाद क्या हुआ कि इसकी हाइट बढ़ी और हाइट बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह आई कि उस जगह पर इसकी हाइट मैक्सिमम हो गई। कर्व हाइट बढ़ी और बढ़ करके ऊपर गया, ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट आई और वहाँ के बाद फिर ये डाउन आना शुरू हुआ। तो जब x = b कोऑर्डिनेट पहुँचा तो ये फिर नीचे आते आते ये उतनी ही हाइट में पहुँच गया जितनी हाइट में ये पहले था। मैंने कहा कि आपने p से q तक कर्व ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है कि p पर जो हाइट है q पर भी उतनी ही हाइट, fa fb दोनों क्या हो, बराबर हो। तो ऐसा कर्व कैसे बनेगा, आपने कहा या तो डायरेक्ट ले जाओ तो ऐसा कर्व बन जाएगा सीधे सीधे, या फिर क्या करो, इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है कि कर्व कैसे बनाओ कि ये पहले कर्व कुछ हाइट जाएगा, पहले से ज़्यादा हाइट पकड़ेगा और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, फिर ये डाउन आएगा, डाउन आते आते जिस समय x कोऑर्डिनेट b होगा उस समय ये उतनी ही हाइट पर होगा जितनी हाइट इसके शुरू में थी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हाइट fa की हाइट और fb की वैल्यू दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसा कर्व इस तरीके से भी बन सकता है। तो और कोई तरीका है, ऐसा कर्व ऐसे भी बन सकता है। देखिए कैसे बन सकता है कि ये गया और यहाँ कई बार ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ और लास्ट में ये नीचे आया और ये फिर शुरू में इसकी वही उतनी जितनी हाइट थी, लास्ट में भी x = b पर उसकी उतनी ही हाइट आई, लेकिन बीच में कई बार अप डाउन ऊपर नीचे करके भी लास्ट में वहाँ पर आ सकता है। इस तरीके से भी कर्व में x = a पर हाइट और x = b पर हाइट बराबर हो सकती है। और यही चीज़ नीचे भी हो सकती है। हो सकता है कर्व जो है क्या था, यहाँ पर इसकी हाइट ऐसी थी, फिर ये नीचे को आया और नीचे आते आते कहीं पर ये मैक्सिमम डेप्थ में पहुँच गया, उसके बाद फिर ये ऊपर को उठना शुरू हुआ। ऊपर को उठते हुए जब x = b पर पहुँचा
तब तक वो फिर उतनी हाइट दोबारा प्राप्त कर चुका था जितनी उसकी शुरू में हाइट थी। इस तरीके से भी पी से क्यू तक कॉन्टिन्यूस कर्व बनाया जा सकता है, ये डाउन करते हुए, अप करते हुए बनाया जा सकता है, और कई बार जो है इसका ऑसिलेशन करते हुए भी ये वहाँ पर दोबारा जा सकता है, नीचे से भी ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए कि कॉन्टिन्यूस कर्व ए से ए के बीच कॉन्टिन्यूस कर्व, जबकि ए और बी बाउंड्री पर उसकी एफ ए एफ बी दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो इतने डिफरेंट टाइप से आप कर्व को बना सकते हैं। सपोज जो कर्व है ये मान के चलिए ये कर्व ऐसे आया, वो पहले यहाँ से नीचे गया, ये मैक्सिमम गहराई में पहुंच गया डेप्थ में, इसके बाद फिर ये ऊपर को उठना शुरू हुआ। अब चूंकि कर्व डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूस भी है, तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बना सकते हैं आप, और इस जगह पर टेंजेंट बनाएंगे लोएस्ट पॉइंट पर, तो टेंजेंट क्या हो जाएगी, इस तरीके से टेंजेंट आएगी। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गई है, यहाँ पर जो पॉइंट है टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस से पैरेलल बन गई। अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल टेंजेंट बन गई तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ टेंजेंट का एंगल कितना हो गया, एंगल 0 हो गया, क्योंकि एक टेंजेंट लाइन, यहाँ पर टेंजेंट लाइन एक्स से पैरेलल है, इसलिए टेंजेंट लाइन एक्स की ही डायरेक्शन में है, टेंजेंट लाइन का एक्स से डायरेक्ट एंगल 0 है, तो इसलिए स्लोप कितना आया, स्लोप m इजिकल टू हो जाएगा tan साई इजिकल टू tan 0, 0 का स्लोप हो गया, तो इसलिए स्लोप कितना हो गया, स्लोप इसका 0 होगा, इस जगह पर इस टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 होगा। लेकिन अभी अभी हमने सीखा था कि कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप कैसे निकलता है, टेंजेंट लाइन का स्लोप, टेंजेंट लाइन का स्लोप जो होता है वो होता है dy dx, x इजिकल टू सी पर dy dx, या f डैश सी भी कहते हैं उसको, स्लोप को dy dx को हम f डैश x कहते हैं, और x इजिकल टू सी पर dy dx को हम f डैश सी कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैंने आपसे कहा कि p ऐसा कर्व ड्रॉ करना है कि p पर भी उतनी हाइट पर रहे, q पर भी उतनी हाइट पर रहे। तो आपने कहा या तो सीधे चला जाएगा, या फिर ये नीचे जाएगा, नीचे से फिर ऊपर जाके वहीं पहुंच जाएगा, या पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे लास्ट में x इक्वल टू p पर वहीं पहुंचेगा। तो ये कई सिचुएशनों से ऐसा कर्व हो सकता है, पॉसिबल। तो हमने कहा सपोज कर्व ऐसा है, तो आपने कहा कि इस पॉइंट पर देखिए, जब जाकर के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, अगर मैं हर जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इस जगह पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर जो टेंजेंट आएगी कर्व के लिए टेंजेंट लाइन, वो एक्स से पैरेलल आएगी। एक्स से पैरेलल आने में आपने कहा कि एंगल 0 हो गया, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइन का एंगल 0 हो गया, तो लाइन का स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप m इक्वल टू tan 0, तो इक्वल टू 0 होगा। लेकिन लाइन का स्लोप tan साई से भी लिख सकते हो, लाइन का स्लोप, टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है m इक्वल टू dy dx या f डैश c से भी लिखा जाता है, अभी अभी हमने सीखा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि इस लाइन का स्लोप 0 हो गया, मतलब इसका dy dx 0 हो गया, तो f डैश c क्या हो गया, 0। तो क्या मिला हमको, यदि कोई कॉन्टिन्यूस कर्व ऐसा है, कोई कॉन्टिन्यूस कर्व है कि x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक वो पूरा कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, यानी कि हर जगह पर उसकी यूनिक टेंजेंट बन सकती है, हर जगह पर केवल एक एक टेंजेंट ही बन सकती है, a से b तक कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो, केवल एक टेंजेंट एक पॉइंट पर आएगी, तो ये डिफरेंशिएबल भी है और ये कॉन्टिन्यूस भी है। लेकिन इसकी स्टार्टिंग हाइट और लास्ट हाइट क्या है, बराबर है। तो अगर कर्व की स्टार्टिंग और अंतिम हाइट बराबर है और कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल कर्व है, तो वो या तो नीचे जाकर के ऊपर वहाँ पहुँचा होगा, या ऊपर से जाकर के फिर नीचे उतर के वहाँ पहुँचा होगा, या फिर सीधे ही चला गया होगा। अगर वो नीचे जाके वहाँ पहुँचा है, तो आपने कहा कि एक कोई लोएस्ट पॉइंट है उसका, उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो एक्स एक्सिस से पैरेलल टेंजेंट बनेगी, तो एक्स से 0 एंगल आएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टेंजेंट 0 है, तो m इक्वल टू tan साई इक्वल टू 0 हो जाएगा एंगल 0 होने से, इसलिए dy dx की वैल्यू, टेंजेंट की स्लोप dy dx है f डैश x होता है, तो f डैश x वहाँ पर यानी f डैश c की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया हमारे पास इस कर्व में कि f डैश c क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये कर्व ऊपर जाते हुए नीचे पहुंचा, अगर माना ये नहीं था, ये चीज़ नहीं थी, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि स्टार्टिंग में उसकी हाइट एफ ए थी, फिर हाइट बढ़ गई, फिर अधिकतम हाइट हो गई, फिर नीचे को उतरा, तो एक्स इक्वल टू बी पर पहुंचते पहुंचते उसकी उतनी ही हाइट रह गई जितनी की पहले से थी। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कर्व कंटिन्यूस है, हर जगह पर डिफरेंशिएबल है, तो हर जगह पर एक एक टेंजेंट बनेगी, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं इसकी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये कर्व की टेंजेंट होगी। तो ये टेंजेंट भी क्या हो रही है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो रही है, तो एक्स एक्सिस के साथ इस टेंजेंट का एंगल 0 हो गया, टेंजेंट का एक्स से एंगल 0 हो गया, 0 एंगल हुआ तो स्लोप क्या हुई टेंजेंट की, साई इजिकल टू 0, m इजिकल टू tan साई इजिकल टू tan 0, तो m इजिकल टू 0 हुआ, तो इस टेंजेंट का स्लोप 0 हुआ। लेकिन टेंजेंट का स्लोप तो dy dx से लिखा जाता है या f डैश c से लिखा जाता है, तो इसलिए इस जगह पर f डैश c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यदि कर्व ऊपर से नीचे जा रहा है लेकिन इनिशियल और लास्ट में बराबर हाइट में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल कर्व है, तो कहीं न कहीं पर f डैश c क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, स्लोप 0 आ गया। अगर वो नीचे से जाते हुए वहां पर हाइट पकड़ रहा है, तब भी कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां पर f डैश c क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये डायरेक्ट जा रहा है तो
अगर ये डायरेक्ट होकर के जा रहा है तो फिर तब तो सब जगह पर उसकी हाइट बराबर रहेगी। तो कहीं पर भी आप ले लीजिए, हर जगह पर हाइट बराबर रहेगी, तो फिर तो ये पूरा कर्व ही पैरेलल हो गया एक्स से, पूरा कर्व ही एक्स से पैरेलल हो गया। तो हर जगह पर dy dx क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिला कि अगर कर्व कॉन्टिन्यूस कर्व है, डिफरेंशिएबल भी है और x इजिकल टू ए पर और x इजिकल टू बी पर बराबर हाइट है, तो फिर कर्व कैसा ही क्यों ना हो, कहीं न कहीं पर उसके a और b के बीच कहीं पर ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर टेंजेंट क्या हो जाएगी, x एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर जाते हुए नीचे को मुड़ सकता है या नीचे जाते हुए ऊपर को मुड़ के फिर उतनी हाइट पर आ सकता है या डायरेक्ट सीधे जा सकता है। कोई भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन कर्व पर कहीं न कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर उसकी बेंडिंग होगी, यानी उसकी टेंजेंट वहां पर एक्स से पैरेलल हो जाएगी और वहां पर dy dx क्या होगा, 0 होगा बच्चों। तो रोल थ्योरम में यही चीज कही गई है कि यदि कोई कर्व x इजिकल टू ए से x इजिकल टू बी तक कॉन्टिन्यूस कर्व है तो बिना आप पेन हटाए उसको ग्राफ को बनाएंगे, और डिफरेंशिएबल है तो हर जगह पर एक एक टेंजेंट भी बन सकती है, और उसके साथ साथ x इजिकल टू ए पर उसकी हाइट और x इजिकल टू बी पर कर्व की हाइट बराबर है। तो दो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर कर्व की हाइट अगर बराबर है तो वो कहता है कि ऐसा कर्व या तो इस तरीके से बन सकता है या इस तरीके से बन सकता है या सीधे बन सकता है। तो जैसे भी बने, आपने कहा कि भाई एक पॉइंट तो ऐसा जरूर आएगा ए से बी के बीच में कि उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वह टेंजेंट एक्स से पैरेलल होगी, यानी कि वहां पर dy dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो रोल थ्योरम में यही कंडीशन बताई गई है। क्या बताया गया है कि यदि कोई फंक्शन क्या है, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ए से लेके बी तक सब जगह पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बिना आप पेन हटाए ग्राफ बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, f(x) इज डिफरेंशिएबल, f(x) डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो a और b के बीच कोई पॉइंट c हो, जनरल पॉइंट, तो उस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव कर्व का आएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, और इसकी टेंजेंट एक एक आएगी। किसी भी पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट आएगी, दो दो टेंजेंट नहीं आ सकते हैं। कभी कभी कर्व की दो टेंजेंट भी आ जाती हैं। जैसे देखिए, एक इस टाइप का कर्व है, अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ये ब्रांच जो आ रही है इसका टेंजेंट ये है, और ये ब्रांच इधर से जो मुड़ रही है इसके लिए टेंजेंट ये है। तो एक ही पॉइंट पर दो दो टेंजेंट भी बन जाते हैं कर्व की। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। वहाँ पर डिफरेंशिएबल होने के लिए शर्त है कि किसी जिस पॉइंट पर आप कर रहे हैं वहाँ पर यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए, टेंजेंट केवल एक ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये दूसरी शर्त आ गई रोल थ्योरम की। तीसरी शर्त क्या है कि बाउंड्री वैल्यू एफ ए और एफ बी दोनों क्या होनी चाहिए, बाउंड्री वैल्यू अगर बराबर है। तो बाउंड्री वैल्यू बराबर हैं तो तब वो कहता है कि क्या होना चाहिए, अगर बाउंड्री वैल्यू बराबर हैं, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट सी जरूर आएगा, एक पॉइंट सी जरूर आएगा जो क्या होगा, ए और बी के बीच में x इजिकल टू सी एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा कर्व पे जहां पर टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी x एक्स के। तो इसलिए वहां पर f डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारा रोल थ्योरम है। क्या इसकी तीन कंडीशन है। नंबर 1, फंक्शन क्या है, कह रहा है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है, यानी कि उसको आप बिना उसको वो करके ब्रेक करके बना सकते हैं। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो हर जगह पर डी डी एक्स से निकल सकता है, लेफ्ट राइट डेरिवेटिव आते हैं और यूनिक टेंजेंट आएगी हर किसी पॉइंट पर, टेंजेंट दो नहीं आएंगी। तीसरा पॉइंट है कि बाउंड्री के मान स्टार्टिंग पर हाइट और एंड पर हाइट दोनों कर्व की क्या है, इक्वल हाइट है। तो तब अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ऐसा पॉइंट आएगा कर्व के मार्ग रास्ते पर कहीं पर, वहाँ पर टेंजेंट एक्स से पैरेलल जरूर आएगी, यानी कि a लेस देन सी लेस देन बी एक पॉइंट होगा C जहाँ पर f डैश सी 0 होगा, यानी कि कर्व की डी वाई डी एक्स 0 हो जाएगी। डी वाई डी एक्स 0 मीन्स उसका स्लोप 0 है, टेंजेंट का स्लोप 0 है तो एक्स से पैरेलल है। तो दिस इज रोल थ्योरम कंडीशन। तो इसमें रोल थ्योरम के कंडीशन को हम अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के द्वारा वेरीफाई करना सीखेंगे। तो कंडीशन रोल थ्योरम की ईजी है, लेकिन इसमें जो चीज़ें आपने सीखनी है कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और बाउंड्री वैल्यू एफ ए एफ भी बराबर दिए हुए हैं, तो बाउंड्री के बीच में कहीं पर सी पॉइंट आएगा, उस सी पॉइंट पर कर्व मुड़ता होगा और मुड़ करके वहाँ पर एफ डैश सी हमारा 0 आएगा। एफ डैश सी 0 का मतलब टेंजेंट का स्लोप 0, यानी एक्स से
पैरेलल टेंजेंट है। वो जरूर बननी ही बननी है, क्योंकि भाई बराबर हाइट है, शुरू और अंत में बराबर हाइट है, तो या तो नीचे जाके ऊपर गया होगा या ऊपर जाके नीचे आया होगा। नीचे जाके ऊपर गया तो जहाँ से मुड़ा वहाँ पर टेंजेंट एक्स से पैरेलल आएगी, ऊपर जाकर के फिर नीचे बराबर हाइट में आया तो फिर कहीं पर से मुड़ा होगा, वहाँ पर टेंजेंट एक्स के पैरेलल आएगी। अगर पूरा ही जा रहा है सीधे लाइन पर तो तब तो फिर ये खुद ही टेंजेंट हो गया एक्स से पैरेलल, तब तो खुद ही डी वाई डी एक्स 0 होगा, हर जगह पर डी वाई डी 0 होगा। तो इसलिए ऐसे कर्व में डी वाई डी एक्स 0 हर जगह पर आता है। तो ये रॉल थ्योरम की कंडीशन थी। अब इसमें लाग्रांज थ्योरम की कंडीशन और रॉल थ्योरम की कंडीशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और उस कंडीशन में क्या है कि लाग्रांज थ्योरम में क्या कंडीशन है, जो मीन वैल्यू थ्योरम कहा जा रहा है, जिसको कह रहे हैं हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें जो कंडीशन है उसमें भी वही कंडीशन है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन है उसके लाग्रांज थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम की, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ये रॉल थ्योरम में भी शर्त थी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तीसरी शर्त रॉल थ्योरम में क्या थी, एफ ए एफ बी दोनों बराबर हैं। लेकिन लाग्रांज थ्योरम की कंडीशन है कि एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है, एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है। अगर एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है तो इसमें लाग्रांज थ्योरम में क्या कहा गया है कि एक पॉइंट सी आएगा, ए लेस देन सी लेस देन बी। अगर ये दोनों हाइट बराबर नहीं है तो कर्व पर रास्ते में कहीं पर एक पॉइंट सी आएगा, और उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई डी एक्स या एफ डैश सी निकालूंगा, तो वो कितना आएगा, वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इतना स्लोप इसका आएगा। तो इसलिए जो है, जो रॉल थ्योरम की कंडीशन थी उसी का तीसरे पॉइंट चेंज हो जाता है इसमें। तो लाग्रांज थ्योरम क्या है, एफ एक्स कंटिन्यूअस इन ए बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, देन देयर इज पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और अगर एफ बी एफ ए बराबर हो तो एफ डैश सी बराबर, ये दोनों इक्वल हैं तो जीरो हो जाएगा। ये देखो, अगर एफ बी एफ ए दोनों बराबर होंगे तो एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब ये दोनों इक्वल हैं तो घटा के जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो रॉल थ्योरम है तो फिर ये एफ ए एफ बी इक्वल होते हैं और एफ डैश सी इज इक्वल टू ये इक्वल क्वांटिटी को घटा के जीरो आ जाता है, तो एफ डैश सी जीरो हो जाता है रॉल थ्योरम में। जबकि लाग्रांज थ्योरम में एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आता है। तो दोनों में मामूली से अंतर है। शुरू की जो दो कंडीशन है, लाग्रांज थ्योरम में भी यही कंडीशन प्रूव करनी है, रॉल थ्योरम में भी यही कंडीशन प्रूव करनी है। थर्ड में रॉल थ्योरम में तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आएगा, लेकिन लाग्रांज थ्योरम होगी तो उसमें एफ ए एफ बी हम निकालेंगे, वो इक्वल नहीं आएंगे। उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है इसमें कि अगर रॉल थ्योरम होगी तो एफ डैश सी जीरो, और लाग्रांज थ्योरम है तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि उसमें ये अनइक्वल हैं तो इसलिए जीरो नहीं आएगा। तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए। और रॉल थ्योरम है तो एफ ए एफ बी इक्वल होंगे, इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू ये इक्वल हैं, इसलिए जीरो अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों कंडीशन रॉल थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम हमने डिस्कस की। और इसमें ये जो लाग्रांज की थ्योरम है, ये जो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है, इसका भी हम फिगर बनाते हैं, तो उसके बाद ये कंसेप्ट पूरा होगा। तो न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में इसके करेंगे। तो देखिए लाग्रांज थ्योरम में क्या कहा गया, या मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहा गया। सपोज ये पी और क्यू दो पॉइंट हैं, कर्व के दो पॉइंट हैं पी और क्यू। पी पर जो कोऑर्डिनेट है ये है ए कॉमा एफ ए, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट ए है, एक्स इज इक्वल टू ए, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर एक्स ए है, अगर एक्स ए है तो वाई इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर है b, x कोऑर्डिनेट b है तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, f, y इज इक्वल टू एफ बी। तो ये दो पॉइंट कर्व के हैं, a कॉमा एफ ए और b कॉमा एफ बी, ये दो पॉइंट हैं। इसका स्लोप क्या आएगा, पी क्यू लाइन का स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1, इसके फर्स्ट में से इसका फर्स्ट, यानी कि b माइनस ए। ये स्लोप ऑफ ये कॉर्ड है बच्चों, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू कॉर्ड का स्लोप है। अब वो ये कहता है कि अगर ये बराबर हाइट नहीं है तो कहीं न कहीं एक पॉइंट c आएगा, x इज इक्वल टू सी, जहाँ पर अगर आप कर्व की टेंजेंट बनाओगे तो यह टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ पैरेलल हो जाएगी। ये इसका
रोल थ्योरम, सॉरी वो मीन वैल्यू थ्योरम का मीनिंग है कि यदि कर्व कंटिन्यूस है ए से बी तक, ए से बी तक कर्व कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, तो क्या होगा कि जो पी क्यू कॉर्ड की स्लोप आएगी उतनी ही स्लोप वाली कहीं पर कोई टेंजेंट लाइन कर्व के ए से बी के बीच कहीं पर एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा कि कर्व के उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी तो उस टेंजेंट की स्लोप कितनी आएगी, कॉर्ड की स्लोप के बराबर आएगी, यानी टेंजेंट इस कॉर्ड से पैरेलल में आएगी। ये इसकी मीन वैल्यू थ्योरम यानी लाग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम में कहा गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की स्लोप टेंजेंट की स्लोप के बराबर है, यानी कि टेंजेंट जो है कॉर्ड से पैरेलल होगी यदि अलग अलग हाइट है। और लेकिन अगर इक्वल हाइट है तो आपने देखा कि इक्वल हाइट है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट x इजिकल टू ए पर कर्व की हाइट f है और एंड पॉइंट x इजिकल टू b पर कर्व की हाइट f b, दोनों हाइट बराबर हैं, तो फिर क्या हुआ होगा, कर्व नीचे जाके ऊपर को आया होगा या ऊपर जाके नीचे को गया होगा या सीधे ही चला गया। नीचे जाके ऊपर को आया तो यहाँ पर टेंजेंट x के पैरेलल हुई तो डिवाइड x 0, ऊपर जाकर के नीचे आया तो यहाँ पर टेंजेंट x से पैरेलल आएगी, जहाँ से मुड़ेगा तो यहाँ पर डिवाइड x इजिकल टू 0, और सीधे गया तो हर जगह पर डिवाइड x इजिकल टू 0। तो कहीं न कहीं पर डिवाइड x 0 आना ही है, कर्व चाहे कैसे ही जाए, अगर ये दोनों बाउंड्री के लिमिट क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो फिर डिवाइड x की वैल्यू क्या आनी है, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप होती है डिवाइड x, तो या f डैश x f डैश c, तो f डैश c की वैल्यू आनी है इसके स्लोप के बराबर। स्लोप ऑफ टेंजेंट f डैश c इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू f b माइनस f a अपॉन b माइनस a, दिस इज आल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की स्लोप होती है c पर f डैश c, दिस इज इक्वल टू f b माइनस f a अपॉन b माइनस a। ये हुआ। अब क्वेश्चन कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूस शो करेंगे वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, फिर हम क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी पर उसको डिफरेंशिएबल शो करेंगे। उसके बाद हम शो करेंगे कि एफ ए और एफ बी को हम निकालेंगे, देखेंगे कि ये इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। अनइक्वल हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम आएगी, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए लगा देंगे, और इक्वल हैं तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 लिख देंगे। उसमें एफ डैश सी में एफ डैश सी इक्वल टू 0 लिख के सी की वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, एफ डैश एक्स आएगा, उसमें एक्स इक्वल टू सी लिखेंगे, एफ डैश सी आएगा, फिर एफ डैश सी को 0 करके सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू ए से बड़ी बी से छोटी अगर आती है तो रोल थ्योरम इज वेरीफाइड, नहीं आती है तो नॉट वेरीफाइड। तो इस तरीके से किया जाएगा। जो कल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, उससे इसका आइडिया आपको आएगा। इस वीडियो में इतना ही।